Hello, students. Welcome you all on the YouTube channel of uh, Abhishek Tiwari Total and Shadi Solutions. I'm Abhishek Tiwari. Welcome you all on my platform, YouTube platform. Students, हम लोगों ने क्लास 10th की इकोनॉमिक्स को स्टडी करना स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग लास्ट फ्यू लेक्चर्स में डेवलपमेंट को हम लोग पढ़ रहे थे विच इज़ चैप्टर 1। तो डेवलपमेंट के ऑलमोस्ट सभी कॉन्सेप्ट्स को हम लोगों ने यहाँ स्टडी कर लिया है। ऑलमोस्ट जो भी इम्पोर्टेंट थे, जिसमें हम लोगों ने एवरेज या नेशनल इनकम को पढ़ा बेसिकली। इसके अलावा जो है, जो इनकम के साथ और दूसरे गोल्स होते हैं जो लोग तलाशते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट में एक मिक्स ऑफ गोल्स की तलाश लोग करते हैं। नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है, किस तरह से एक कन्फ्लिक्टिंग गोल होता है नेशनल डेवलपमेंट। आगे बढ़ कर के हम लोग देखते हैं तो कैसे हम डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट्स को कंपेयर कर सकते हैं। व्हाट आर द क्राइटेरियंस टू कंपेयर देम ऑल। उसके बाद जो है एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम को जो हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी किया है। एवरेज इनकम को ब्रॉडली समझ लिया है। अब इसके आगे पढ़ते हैं तो इनकम एंड अदर क्राइटेरियाज़ हम लोगों ने पढ़े कि जो दूसरे और क्राइटेरियाज़ क्या होते हैं पर कैपिटा इनकम या इनकम के अलावा। तो इन चीज़ों में देखने में हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो गया, ठीक है, लिटरेसी रेट क्या होता है, नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है। हमने इन चीज़ों को स्टडी किया डीपली, इनके बारे में डिटेल लिया और उसके बेसिस पे हम एक कंक्लूज़न पे पहुँचे कि basically only income is not the only factor which determine the level of development. We need some other goals as infant mortality rate, literacy rate, net attendance ratio। ये तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है, जिनके बेसिस पे हम ओवरऑल तब जाकर कंपेयर करते हैं स्टेट्स को और कंट्रीज़ को, ठीक है। फिर हम लोगों ने पब्लिक फैसिलिटीज़ के बारे में स्टडी किया कि पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या होते हैं, ठीक है। और एक स्टेटमेंट यहाँ पे आया कि मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। ओके, ये एक स्टेटमेंट भी सामने आया कि मनी जो आपके पॉकेट में है ये सब चीज़ों को नहीं खरीद सकती है दैट यू नीड टू लिव वेल, जो आपको बेहतर जीवन जीने के लिए चाहिए, ठीक है। यू नीड सम अदर एस्पिरेशंस एंड गोल्स टू लिव अ बेटर लाइफ। उसके लिए हम लोगों ने जो है केरला और साउथ इंडिया के पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स के बारे में पढ़ा जो है। और उसके अलावा जो है और भी तमाम जो भी इसके डिटेल्स थे, ठीक है, पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं वो हम लोगों ने स्टडी किया। स्टूडेंट्स, अब इसके बाद जो है, जो बेसिकली जो हमें पढ़ना है, कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं दैट वी हैव एक्चुअली टू स्टडी। तो जो यहाँ पहली चीज़ आती है जो हमें यहाँ पढ़ना है दैट इज़ उसको हम कहेंगे बेसिकली उसको हम BMI कहेंगे, ठीक है। तो BMI क्या होता है इसके बारे में पहले पढ़ते हैं और उसके बाद से, ठीक है। तो BMI क्या है, यहाँ पे अभी हम लोगों को जो है BMI को स्टडी करना है। BMI का मतलब होता है, एग्ज़ाम्स में पूछे जाने क्वेश्चन है, एग्ज़ाम्स में पूछे जाते रहते हैं। तो इसका मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। बॉडी मास इंडेक्स इज़ अ वैल्यू डिराइव्ड फ्रॉम द मास एंड वेट हाइट ऑफ द पर्सन, ठीक है। इट डिराइव्ड फ्रॉम द मास एंड हाइट ऑफ द पर्सन, ठीक है। मतलब हम व्यक्ति के वजन, उसकी वेट और उसकी हाइट के प्रोपोर्शनेट हम इस चीज़ को स्टडी करते हैं। द BMI इज़ डिफाइंड एज द बॉडी मास divided by the square of the body's height and is universally expressed as unit of kilogram per meter square। इसको हम यूनिवर्सली ना, बॉडी मास इंडेक्स का यूनिट ये होता है, हम इसके मेजरमेंट इसको करते हैं किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर के बेसिस पे हम इसको जानते हैं, ठीक है। तो एक तरीका होता है कि हम प्रॉपरली नरिश्ड हैं कि नहीं है इसको कैलकुलेट करने के लिए ना। अब ये तो हमने लास्ट टॉपिक में पब्लिक फैसिलिटीज़ में नरिशमेंट को पढ़ा कि नरिशमेंट एक पब्लिक फैसिलिटी का फैक्टर है। तो अब यहाँ पे बात आती है कि अगर पब्लिक फैसिलिटीज़ का एक फैक्टर नरिशमेंट है तो कोई नरिश है कि नहीं है उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। व्हाट न्यूट्रिशन साइंटिस्ट कॉल बॉडी मास इंडेक्स। तो जो न्यूट्रिशंस को लेकर के साइंटिस्ट जो है इसको
बॉडी मास इंडेक्स BMI कहते हैं। सो दिस इज़ ईजी टू कैलकुलेट स्टूडेंट्स, ये आसान होता है कैलकुलेट करना, टू फाइंड आउट हिज और हर वेट एंड हाइट। ठीक है, अगर किसी का वेट एंड हाइट जो है मालूम होता है, उससे फाइंड आउट करके टेक द वेट ऑफ ईच स्टूडेंट इन किलोग्राम, हर स्टूडेंट का वेट आप किलोग्राम में लीजिए। ठीक है, आप हर स्टूडेंट्स का वेट जो है किलोग्राम में लीजिए। ठीक है, आपने उसका वेट ले लिया किलोग्राम में। उसके बाद जो है देन टेक द हाइट बाय ड्राइंग अप अ स्केल ऑन द वॉल एंड मेजरिंग एक्यूरेटली विद द हाइट हेड स्ट्रेट ना, सीधा सिर करके स्केल से आप मेजर कर लीजिए उसकी हाइट। ठीक है, हाइट को मेजर करने के बाद कन्वर्ट द हाइट रिकॉर्डेड इन सेंटीमीटर इनटू मीटर, तो जो आपने सेंटीमीटर में रिकॉर्ड किया हाइट को, उसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, मीटर में कन्वर्ट करने के बाद डिवाइड द हाइट वेट इन किलोग्राम टू द स्क्वायर ऑफ द हाइट, तो जो मीटर में आपने हाइट निकाली उस मीटर का स्क्वायर कर देना है, हाइट जो है वो स्क्वायर में लिखा जाएगा, अपॉन स्क्वायर में। ठीक है, तो इस तरीके से इसको डिवाइड करके आप किसी का बॉडी मास इंडेक्स निकाल सकते हैं, और इसका जो मेजरमेंट होता है वो किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर इसीलिए होता है। ठीक है, तो ये इसका एक तरीका होता है बॉडी मास इंडेक्स निकालने का। देन लुक एट BMI फॉर एज टेबल्स गिवन ऑन द पेजेस। अब देखिए यहाँ एज टेबल की बात हो रही है कि 90 to 91, जैसे पेजेस 991 और स्टूडेंट्स BMI। अब इसमें इसका एक एवरेज BMI का रेशियो होता है। अगर एक स्टूडेंट का BMI जो है ठीक है, अगर एक स्टूडेंट का जो BMI है अगर उसका BMI अगर ध्यान से देखा जाए विद इन द नॉर्मल रेंज और लेस दैन दैट, अंडर वेट और मोर ओबेसिटी ना, कि वो नॉर्मल रेंज में है कि लेस वेट अंडर वेट है या फिर ओवर वेट जिसको ओबेसिटी कहते हैं वो है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ गर्ल स्टूडेंट इज़ 14 years एंड 8 month ओल्ड, अगर एक गर्ल जो है 14 साल और 8 महीने की है एंड द BMI इज़ 15.2, ठीक है, और अगर उसका BMI कितना आ रहा है 15.2 आ रहा है। अब इस कंडीशन में आप देखिए देन शी इज़ अंडर नरिश्ड, वो क्या है, वो अंडर नरिश्ड है ना। सिमिलरली इफ़ द BMI ऑफ ए बॉडी एज्ड 15 years एंड 6 month, अगर किसी बॉडी जो एज है वो क्या है 15 year और 6 month है, अगर उसका BMI 28 आ रहा है, ठीक है, अगर वो 28 आ रहा है तो ही इज़ ओवर वेट, तो वो क्या है, वो ओवर वेट है। अगर 15.2 आ रहा है तो वो अंडर वेट है, अगर 28 आ रहा है तो ओवर वेट हो गया। ठीक है, सो डिस्कस द सिचुएशन फूड एंड एक्सरसाइज हैबिट्स ऑफ स्टूडेंट इन जनरल विदाउट बॉडी शेमिंग एनीवन। ठीक है, तो अब इस चीज़ को अगर समझें कि दो आपने देखे कंडीशंस, अगर 15.6 आ रहा है किसी का तो अंडर नरिश है, और अगर 15.6 से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, BMI, तो इसका मतलब है कि अगर अगर BMI जो है वो 15.6 आ रहा है और इसके अलावा उसको अगर देखा जाए तो वो अंडर नरिश है ना, वो अंडर नरिश कहा जाएगा क्योंकि उसका जो है नरिशमेंट कम है। ठीक, और अगर जो है उसका वेट जो है उसका जो बॉडी मास इंडेक्स है वो 28 से ऊपर आ रहा है, तो इन दैट केस ही इज़ ओवरवेट, तो वो ओवरवेट है, मतलब उसका वेट जो है वो ज़्यादा है। तो इस तरीके से इसका मतलब है कि इसके बीच की जो स्टेटस होगी वो एक ऑप्टिमम कंडीशन होगी। ठीक है, जहाँ पे वेट बॉडी मास इंडेक्स जो नॉर्मल बॉडी मास दिखाई पड़ेगा ठीक है ना, जो एक नॉर्मल बॉडी मास को दिखाने का प्रयास करेगा या नॉर्मल बॉडी मास को दिखाएगा। ठीक है अब इस चीज़ को देखते हैं, तो यहाँ पे बात की गई कि अगर किसी का वेट ना हाइट और एज के हिसाब से, ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है कि एक 15 year और 6 month जिसकी एज है उसका BMI 28 आ रहा है, 15 साल और 6 महीने में BMI 28 आ रहा है, इसका मतलब है कि वो ओवरवेट है। ठीक है, अब इसको कैसे हम निकाल सकते हैं, इसको हम देखते हैं। इसका एक टेबल होता है। ठीक है, अब टेबल किस तरह से, कैटेगरी किस तरह से होती है, आप इसको ध्यान से सुनिए। सेवर थिननेस, अगर कठोर कमज़ोर एकदम से कमज़ोरी है, उस कंडीशन में क्या होगा,
अगर BMI जो है अगर BMI जो है ना, इस चीज़ को थोड़ा सा हम एक फ्रेश जगह पे देख लेते हैं। यस, अगर BMI जो है ना, BMI 16, ठीक है, 16 के आसपास आ रही है, ठीक, तो 16 या इससे कम है तो उसको हम सेवर थिननेस कहेंगे, मतलब कि उसका वेट क्या है, वो बहुत ही कम है। ठीक है, समझ गए? तो वो अगर वो इतना वेट आ रहा है, BMI आ रही रेंज, तो वो कम है उसका वेट। मॉडरेट थिननेस की कंडीशन में अगर 16 से 17 BMI आ रहा है तो उसकी मॉडरेट थिननेस है, मतलब बहुत पतला नहीं है, थोड़ा सा, और मतलब अंडर वेट से थोड़ा सा ऊपर हो गया है। और अगर 17 से उसका BMI 18.5 आ रहा है तो इस कंडीशन में माइल्ड थिननेस है, मतलब कि वो अब उसका पतलापन, उसका कमज़ोरी और थोड़ी कम हो गई। ठीक है, और जो नॉर्मल होता है, जो नॉर्मल बॉडी मास इंडेक्स होता है, वो क्या होता है कि वो 18.5 से अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स 25 तक है, इसके बीच में, तो इसका मतलब आप एक नॉर्मल वेट वाले इंसान हैं, आपका बॉडी मास इंडेक्स बहुत बेहतर है और आप फिजिकली फिट हैं। ठीक है, लेकिन अगर इस 25 से आगे बढ़ा और 30 तक अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स दिखा रहा है 25 से 30 के बीच में, सो इट मीन्स यू आर ओवरवेट। इसका मतलब आप ओवरवेट हैं, आपका वज़न ज़्यादा है। ठीक है, और इसके अलावा अगर 35 से 40 के बीच में आपका बॉडी मास इंडेक्स आ रहा है तो इसका मतलब आप ओबेस क्लास 2 में प्रवेश कर गए, मतलब आप मोटापे की क्लास 2 में हैं, आप ज़्यादा मोटे हैं और ये खतरे की घंटी है। अगर 40 से ज़्यादा हो गया, या 40 या उसके आसपास है, उससे ऊपर है, तो आप जो है बहुत बड़े ख़तरे में हैं, आपका वेट बहुत ज़्यादा है, आप ओवरवेट की सारी कंडीशंस को पार कर चुके हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से बॉडी मास इंडेक्स को जो है हम रेफ़र करते हैं। होप आपको ये समझ में आया होगा, मैंने बहुत डिटेल में आपको बॉडी मास इंडेक्स बता दिया। स्टूडेंट्स, इसको आप निकाल सकते हैं खुद से भी अगर आपको एज मालूम है, ठीक है, हाइट और वेट मालूम है तो आप इस चीज़ को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपकी एज जो है, अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल के रूप में देखता हूँ, ठीक है, तो अगर आपका एज जो है वो आ रहा है 18 ईयर्स, ठीक है, आपकी वेट आपका जो आपका एज जो है वो 18 ईयर्स है और आप मेल हैं, ठीक है, और आपकी हाइट अगर मैं मान लूँ कि आपकी हाइट 162 सेंटीमीटर है और आपका वेट अगर जो है मान लेता हूँ 60 किलोग्राम है। ठीक है, ये सब कंडीशन आप देख लीजिए, 18 साल के हैं आप, ठीक है, और आपका जो टोटल हाइट है वो 162 सेंटीमीटर है। ठीक है, 162 सेंटीमीटर मान लेते हैं, और वेट कितना है आपका 60 किलोग्राम है। ठीक है, इसके बेसिस पे जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो आपका बॉडी मास इंडेक्स कितना आएगा, कैलकुलेट करेंगे आप इसको, तो आपका बॉडी मास इंडेक्स मैंने बताया था ना कि वेट अपॉन हाइट स्क्वायर कर देंगे तो आपको बॉडी मास इंडेक्स अपने आप मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे आएगा 22.9 किलोग्राम ना पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब है कि आप, ठीक है, आप क्या हैं, आप जो है 22.9 मतलब 23, मतलब कि आपका जो वेट है, ठीक है, वेट फॉर एज बेसिकली आपका वो क्या है कि आप उसमें एक ऑप्टिमम कंडीशन में आ रहे हैं, मतलब कि आप हेल्दी वेट वाले हैं। ठीक है, 18 साल में आपकी एज 60, आपकी जो है वेट 60 किलोग्राम है, तो आप जो है इसके बेसिस पे ना एक ज़्यादा वेट वाले आप जो है निकल के आ रहे हैं कि इस तरह से। और लेकिन अगर इसको 25 से नीचे है तो आप ये भी जान सकते हैं कि आप एवरेज वेट वाले हैं, नॉर्मल वेट वालों में से आते हैं। ठीक है, अगर 60 किलोग्राम तक की वेट है आपकी, लेकिन क्योंकि आपकी एज कम है, ठीक है, और अगर आपकी एज जो है 18 ना हो करके, मैं इस चीज़ को अगर मैं मान लेता हूँ कि आपकी एज जो है 18 ना हो करके 20 ईयर्स हो जाए, ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा, वहाँ पे भी आपकी जो बॉडी मास इंडेक्स होगा वो 22.9 ही होगा। ठीक है, इतने साल के लिए। इसके अलावा अगर आपका वेट जो आपका जो है 22 ईयर्स आपकी जो है ना
तो इस कंडीशंस में अगर इनको देखा जाए तो मेल का जो बॉडी मास इंडेक्स है वो 18.5 से 25 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर अगर आ रहा है तो आप हेल्दी हैं, आप ओवरवेट नहीं हैं, ठीक है ना। और आपका वेट, इसका मतलब है कि आप हेल्दी कब माने जाएंगे, आप एवरेज और नॉर्मल कब माने जाएंगे, जब आपका वेट इस उम्र में 48.6 किलोग्राम से लगभग 65 या 65.5 किलोग्राम तक आना चाहिए। होप आपको ये BMI अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप अपनी बॉडी पे इसको चेक कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं बच्चों। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ना। अब देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है इसके एक थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बता दे रहा हूँ कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है स्टूडेंट्स, ये ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट होती है ये पब्लिश की जाती है, ठीक है। इसकी हर साल जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाला जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की, ठीक है, या इसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं या ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट भी कहा जाता है। तो एक ही चीज़ होती है, HDR बोलें या HDI बोलें, ठीक है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो HDR या HDI बोला जाता है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स जो है ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इट वाज क्रिएटेड टू एम्फेसाइज दैट people and their capabilities should be the ultimate criteria for assessing the development of the country ना। तो देश की जो क्राइटेरियाज़ हैं उसको एसेस करने के लिए, डेवलपमेंट की क्राइटेरियाज़ को एसेस करने के लिए इस क्राइटेरियंस को यूज़ किया जाता है। वंस इट इज़ रियलाइज दैट इवन दो द लेवल ऑफ इनकम इज़ इम्पॉर्टेंट, एक बार अगर इसको रियलाइज़ किया गया कि भले ही जो इम्पॉर्टेंट है इनकम का लेवल, येट इट इज़ एन इनएडिक्वेट मेजर ऑफ द लेवल ऑफ डेवलपमेंट, लेकिन पाया गया कि जो मेज़रमेंट है डेवलपमेंट का उसके मामले में ये केवल बहुत छोटी सी चीज़ है इनकम ना, इनकम कोई बड़ा फैक्टर नहीं है। वी बिगिन टू थिंक ऑफ, हमने इसके बारे में सोचना शुरू किया, थिंक ऑफ अदर क्राइटेरियंस, दूसरे और क्राइटेरियंस के बारे में हमने सोचना शुरू किया, आखिर और क्या हो सकता है। देयर कुड बी ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ सच क्राइटेरियंस, तो ऐसे ही क्राइटेरियंस की एक लंबी लिस्ट हो सकती है, बट देन इट वुड नॉट बी सो यूज़फुल, लेकिन तब ये इतना यूज़फुल नहीं होगा, ठीक है। देन उसके बाद बात आती है कि देयर कुड बी लॉन्ग लिस्ट ऑफ सच क्राइटेरियंस बट देन इट वुड नॉट बी सो यूज़फुल, लेकिन अगर सारे क्राइटेरियंस को हम इसमें जोड़ देंगे तो ये इतना यूज़फुल नहीं रह जाएगा। वट वी नीड इज़ अ स्मॉल नंबर ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, हमें ज़रूरत क्या है कि छोटी संख्या में लेकिन स्मॉल और इम्पॉर्टेंट थिंग्स की हमें ज़रूरत है। Health and education indicators such as the ones we used in a comparison of Kerala and Haryana are among them, ठीक है। तो हेल्थ और एजुकेशन ऐसे ही इंडिकेटर्स हैं जो हमने हरियाणा और केरला के मामले में देखा कंपैरिजन करने में, ठीक है। तो ओवर द पास्ट डिकेड्स और सो हेल्थ एंड एजुकेशन, ठीक है, इसके साथ साथ हेल्थ और एजुकेशन इंडिकेटर्स जो हैं हैव कम टू बी विविड वाइडली यूज्ड अलॉन्ग विद द इनकम एज अ मेजर ऑफ डेवलपमेंट। तो इनकम के साथ साथ हेल्थ और एजुकेशन एक वाइडली यूज्ड मेजर के रूप में सामने आया ना, और इनके माध्यम से भी हमने डेवलपमेंट को एसेस करना स्टार्ट किया। फॉर इंस्टेंस ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ना, उदाहरण के रूप में ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है, ठीक है, ये जो रिपोर्ट होता है HDR पब्लिश्ड बाय UNDP कंपेयर्स कंट्रीज़ बेस्ड ऑन एजुकेशनल लेवल ऑफ पीपल, ठीक है। तो ये जारी कौन करता है, इस चीज़ को जारी करता है UNDP, ठीक है। तो UNDP जो है इसको जारी करता है इस रिपोर्ट को हर साल, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम कहते हैं, ये इस रिपोर्ट को हर साल जारी करता है। इसकी अपने कुछ सर्वे होते हैं, उसके बेसिस पे एजुकेशन और हेल्थ और इनकम लेवल को एक साथ मेजर करके HDR या HDI निकाली जाती है हर साल UNDP की ओर से, ठीक है। सो इसके बेसिस पे कंट्रीज़ को कंपेयर किया जाता है और उनको एक रैंक दी जाती है, ठीक है। So based on the educational level of the people, so their health status, per capita income ना, ये भी इसमें शामिल होती हैं। It would be interesting to look at certain relevant data regarding India and its neighbors from Human Development Report 2019।
तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है कि हम ऐसे कुछ आंकड़ों को देखें HDI और SDR के, कि किस तरह से जो है ये चीज़ें शामिल हो गई या सामने आई। ठीक है, तो जब हम इसकी बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो है कई ऐसे फैक्टर होते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो इसमें लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ शामिल होता है, जिसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स ये शामिल होता है SDR में। इसके अलावा नॉलेज की बात करें तो एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग दोनों शामिल होता है, एजुकेशन इंडेक्स कहते हैं। इसके अलावा डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग GNI कहते हैं, ग्रॉस नेशनल इनकम या पर कैपिटा इनकम। ठीक है, ये GNI इंडेक्स, ये तीनों को मिलाकर क्या बनता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है इस तरह से बनाया जाता है और ये हर साल एक आंकड़े जारी करता है। ठीक है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स होता है वो हर साल जो जारी होता है तो उसमें कभी अलग अलग देशों को अलग अलग रैंक दी जाती है। भारत कभी अभी वर्तमान में 129 130 की रैंक पे खड़ा होने वाला देश है, जो कभी 129 कभी 130 की रैंक पे खड़ा होता है। अब इसके बेसिस पे टेबल दिया हुआ है ना, जो 2017 का है UNDP का, उसको ज़रा सा आप देख लेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे ग्रॉस नेशनल इनकम दिया है, GNI, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ दिया हुआ है और मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग ये दिया है और HDI रैंक उसके आधार पे दिया गया है अलग अलग साउथ एशियन देशों का। ठीक है स्टूडेंट्स, ये टेबल थोड़ा डीपली डिस्कस करेंगे लेकिन अगले लेक्चर में। इस लेक्चर में यहीं तक, इसके आगे अगले लेक्चर में डेफिनेटली मैं ट्राई करूँगा कि आपको ये पूरा एक्सप्लेन कर सकूँ। इसके अलावा जो है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट को भी मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं, जो कि आखिरी टॉपिक है इस लेसन का। कोशिश होगी कि अगले लेक्चर में हम इसको फिनिश कर दें डेवलपमेंट को, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेबल और इससे जुड़े हुए तमाम डेफिनेशंस, इसको अगले लेक्चर में कवर करेंगे। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, आपको BMI और UNDP के बारे में डिटेल कैसी लगी, ठीक है, आप ज़रूर हमें कमेंट करिए। और अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जिन्होंने नहीं किया है, और जो करे हैं वो प्लीज़ शेयर करें और दूसरों के पास शेयर करके लाइक एंड शेयर करें और लाइक भी करें और दूसरों को भी प्रेरित करें कि वो भी करें। ठीक है, तो तब तक के लिए स्टूडेंट्स आप पढ़िए, अगले लेक्चर में फिर से मुलाकात होगी। टिल देन हैव अ गुड डे, एंजॉय योरसेल्फ।